नमस्कार। आज का टॉपिक है अब आगे कॉलोनाइजेशन ऑफ वार्म। वार्म का मतलब होता है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा से रिलेशन है। माइकोराइज़ा में जो वेसिकल्स और आर्बस्कुल्स बनते हैं उनके बारे में हम कि किस तरह से इनका फॉर्म, इसके बारे में। तो ये वार्म जो है इसको हम शॉर्ट में वार्म कहते हैं। ये वार्म जो है ये माइकोराइज़ल एसोसिएशन होता है एक प्रकार का, और ग्लोमेरोमाइकेटॉन फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इनको हम आर्बस्कुलर वैसिक माइकोराइज़ा कहते हैं या फिर वेस्क्यूलर आर्बस्कुलर माइकोराइज़ा कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक पाए जाने वाला एंडोमाइकोराइज़ा होता है। जो 95% एंडोमाइकोराइज़ा है उसका 94% भाग जो है वो वार्म, जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स की प्रजातियों में पाया जाता है। वार्म के कुछ जो मुख्य लक्षण हैं, ये वार्म जो है इसमें कुछ फंजाई में केवल आर्बस्क्यूल्स ही बनते हैं और कुछ फंजाई मतलब वेसिकल्स नहीं बनेंगे यहाँ पर, और कुछ फंजाई में वेसिकल्स भी बनते हैं और आर्बस्कल्स भी बनते हैं। अब ये जो प्रजातियाँ हैं जिनके अंदर वार्म पाया जाता है उसके अंदर मुख्य लक्षण जो है वो इस प्रकार होते हैं कि नवजात पोषक जड़ों के आसपास के क्षेत्र में एसेप्टेट अंतरकोशिकीय कवक जाल की उपस्थिति होती है। अंतरकोशिकीय आर्बस्क्यूल्स की उपस्थिति, अंतरकोशिकीय या अंतराकोशिकीय वेसिकल्स की उपस्थिति, और जड़ के अंदर पाए जाने वाले कवक की जड़ के आसपास मृदा में वृद्धि। मतलब जो कवक, जो पादप है एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म या दूसरे जो पादप हैं जहाँ पर उन जिनमें कि इस फंगल माइसीलियम का, फंगल हाइफी का एसोसिएशन होता है, तो वो उस पादप के पास उन कवक जड़ों का होना जरूरी होता है। अब ये एक ऐसा सहजीवन है जिसके अंदर कवक एंडोगोनेसी कुल म्यूकरेल्स गण के कुछ सदस्य ज़ाइगोमाइसिटीज वर्ग के होते हैं। वार्म के कवक ये कैसे अविकल्पी सहजीवी होते हैं, और पिछले 2 दशकों से वार्म का अध्ययन संवहनी पादपों में किया जा रहा है, और अधिकांश माइकोराइज़ा प्रकृति में पादपों की जड़ में वार्म के रूप में ही पाया जाता है। आर्थिक महत्व की अधिकांश फसलों के पादपों की जड़ों में वार्म पाया जाता है। इस तरह के सहजीवन में कवक जाल द्वारा जड़ के आसपास जड़ के पर्यावरण में उपस्थित कम सांद्र फास्फोरस के विभिन्न यौगिकों के अलावा कवक द्वारा पादपों को दूरस्थ क्षेत्रों से भी फास्फोरस उपलब्ध कराया जाता है। ये इस वार्म का मुख्य कार्य होता है पादपों के लिए। और वार्म के कवक मृदा रोग कारकों के प्रभाव को भी कम करते हैं। जहाँ पर वार्म पाया जाता है तो उस प्लांट में जो रोग होते हैं, मृदा के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर मृदा में उपस्थित कुछ फंजाई या बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, तो इन वार्म की प्रेजेंस में वो उनको भी ये कम करते हैं। अतः ये मृणों रोगों को जैविक नियंत्रण का प्राथमिक चरण, इनकी उपस्थिति में मृदोद रोगों का नियंत्रण कठिन होता है तथा कवकनाशियों के उपयोग की आवश्यकता होती। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वार्म जो है किन किन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो वार्म जो है ये आर्कटिक पादप जगत में आर्कटिक, टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्षेत्रों में बहुतायत से पाया जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से यह विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाता है। जलीय परिस्थितियों से लेकर मरुद्भिद पर्यावरण तक फैला हुआ होता है। मतलब जलीय परिस्थिति के कुछ पादपों में भी पाया जाता है, मरुस्थलीय पर्यावरण में भी पाया जाता है। फिर भी ट्रॉपिकल पर्यावरण में ये अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र की अधिकांश फसलों, श्रुपों, घासों और वृक्ष प्रजातियों में वार्म पाया जाता है। अब वार्म का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो वार्म के फॉर्मेशन में सबसे पहले कि ये माइकोराइज़ा जो है, वार्म का माइकोराइज़ल जो एसोसिएशन है ये तभी बनते हैं जब होस्ट और फंजाई समीप आते हैं और वातावरणीय दशाएं अनुकूल होती हैं। तब ये एसोसिएशन फंजाई की कई स्पीसीज़ जैसे ग्लोमस, गीगास्पोरा,
स्कूटेलोस्पोरा, एक्यूलोस्पोरा आदि जो है वो इस माइकोराइजल एसोसिएशन को बनाते हैं। ये फंजाई है जो माइकोराइजल एसोसिएशन को बनाती है। इसके बाद जो एसोसिएशन के लिए जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, तो इस वाम के एसोसिएशन के अंदर जो इनका मुख्य है कि वाम का एसोसिएशन में माइकोराइजा का एक प्रमुख लक्षण है इसके अंदर आर्बस्क्यूल्स और वेसिकल्स का बनना। और ये आर्बस्कुल्स और वेसिकल्स जो हैं ये पोषक जड़ों की कोर्टेक्स में ही बनते हैं। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि सॉइल हाइफी जो है वो प्लांट की पहचान करता है। और सॉइल हाइफी प्लांट की पहचान किस तरह से करता है कि एसोसिएशन के लिए सॉइल में मौजूद जो स्पोर होते हैं, फंगल स्पोर जो होते हैं, वो जर्मिनेशन से हाइफी बनाते हैं या पहले से ही सॉइल में ये जो पहले से वहाँ पर रूट मौजूद है या वहाँ पर हाइफी पहले से मौजूद है, वो हाइफी इन रूट की प्लांट की रूट के बनने से ये वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव हो जाने से क्या होगा कि सॉइल हाइफी को एक्स्ट्रा रेडिकल या एक्सटर्नल हाइफी, ये इनको हम जो सॉइल में हाइफी बनते हैं रूट के आने से, इनकी फिलामेंटस संरचना होती है और ये जो है सॉइल में रेमिफाई हो जाते हैं और भोजन का अवशोषण करके प्रोपोगेशन ऑफ एसोसिएशन और स्पोर फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। और वार्म फंजाई जो है वो कई प्रकार के सॉइल हाइफी बनाती है। एसेप्टेड हाइफी होते हैं ये, और ये जो है जब और वहाँ पर ये या तो ये थिक रनर डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप के होंगे हाइफी, या फिर फिनर हाइफी ब्रांच्ड एब्जॉर्प्टिव टाइप की संरचना बनाते हैं। अब रूट के कांटेक्ट में आने से क्या कॉलोनाइजेशन जब इनका स्टार्ट होता है तो किस तरह से होता है कि रूट कांटेक्ट एंड पेनिट्रेशन। तो जब सॉइल हाइफी प्लांट की रूट को पहचान करके उसकी तरफ ग्रो करता है और उसकी तरफ ग्रो करके कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करके रूट की सतह पर ये बाह्य कवक जाल से सीधे जुड़ जाता है और ये जो है बाह्य मृदा तंत्र में फैला रहता है। और ये माइकोराइजा संक्रमण स्टार्ट करके जब कवक के द्वारा कवक जो है वो प्लांट की एपिडर्मिस के संपर्क में आता है, रूट की एपिडर्मिस को संक्रमित करता है और हाइफी जो है वो एपिडर्मल सेल पर सतह पर पेनिट्रेट करके और स्वेलिंग उत्पन्न करती। एपिडर्मिस सेलों के बीच में ये यहाँ पर आप चित्र जो है ये इस तरह से ये वाला चित्र जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये एपिडर्मस सेल में इस तरह से एंट्री करते हैं और स्वेलिंग उत्पन्न करते हैं। और स्वेलिंग उत्पन्न करते ही इसको कहते हैं एप्रीसोरियम कहते हैं। ये एप्रीसोरियम बनते हैं और इस प्रकार से ये रूट को संक्रमित करते हैं और ये हाइफी धीरे धीरे एपिडर्मिस से अंदर की तरफ ये यहाँ पर ये कॉर्टिकल सेल में प्रवेश करते हैं और वेसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर ये इस तरह से आर्बस्क्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर भी है और ये सॉइल में यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव हाइफी, ये इस तरह से यहाँ पर सॉइल में स्पोर्स के जर्मिनेशन से हाइफी बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव हाइफी ये स्पोर फॉर्मेशन ये इस तरह से काफ़ी ब्रांच एब्जॉर्प्टिव हाइफी बनाते हैं और फिर प्लांट के संपर्क में आके ये इस तरह से एपिडर्मिस में प्रवेश करते हैं और एप्रीसोरियम बना के आर्बस्कुल्स और वेसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये यहाँ पर ये जितना भी ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सारा आर्बस्क्यूल्स का स्ट्रक्चर है और ये जो स्वेलिंग वाला जो स्ट्रक्चर है ये वेसिकल्स का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आते हैं हम कि यहाँ पर अब ये जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं एपिसोरियम के द्वारा ये एपिसोरियम बनाते हैं और पोषक जड़ की सतह से एपिडर्मल सेल पे ये एपिसोरियम बनाया और उसके बाद ये हाइफी जो है एपिडर्मल सेल में प्रवेश करके जड़ को संक्रमित करके जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आउटर कोर्टेक्स में ये आउटर कोर्टेक्स में बढ़ जाता है और ये अंतर और अंतराकोशी की स्थितियों में फैलता है और आउटर कोर्टेक्स में जाकर ये कुंडलित होने लगता है। तो ये जो है अंदर जाकर ये ब्रांचिंग कॉर्टिकल सेल में पहुंच के ब्रांचिंग इनकी प्रारंभ हो जाती है, कुंडलन प्रारंभ हो जाता है। तो गैलॉर्ड नाम के साइंटिस्ट के अनुसार ये वाम जो है विभिन्न जातियों में दो प्रकार के मॉर्फोलॉजी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं ये,
ब्रांचिंग जो है, एक लीनियर ब्रांचिंग, एक कॉइलिंग ब्रांचिंग। लीनियर को आरम कहते हैं और कॉइलिंग को पेरिस कहते हैं। तो आरम ब्रांचिंग जो होती है, लीनियर ब्रांचिंग, ये एसोसिएशन जो वार्म का जो एसोसिएशन है, इसके अंदर हाइफी जो है होस्ट सेल के बीच में लॉन्गिट्यूडिनल वृद्धि करते हैं और इस प्रकार की वृद्धि रूट के कॉर्टेक्स में उपस्थित इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस की उपस्थिति के कारण होती है। यहाँ पर ये जो चित्र है, पहला चित्र जो है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये वाली जो स्थिति है, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ हो रही है, इसकी लॉन्गिट्यूडिनल वृद्धि कर रही है। तो ये लीनियर वाली जो वृद्धि लॉन्गिट्यूडिनल हो, ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल, ये इनके एयर स्पेसेस के बीच में यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ होती है। और दूसरी वाली जो है लॉन्गिट्यूडिनल, ये एसोसिएशन होस्ट सेल के बीच में लॉन्गिट्यूडिनल वृद्धि करते हैं और इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस की उपस्थिति के कारण ये ग्रोथ होती है। और दूसरे प्रकार की जो है कॉइलिंग, तो ये कॉर्टिकल सेल के अंदर प्रवेश करके, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरह से ये इंटर करते हैं और ये होस्ट सेल में, कॉर्टिकल सेल में, ये यहाँ पर कॉर्टिकल सेल में जाकर और ये कॉइलिंग करते हैं और कॉइलिंग इस तरह से ये कॉइलिंग हो जाती है यहाँ पर कॉर्टिकल सेल के अंदर। और लीनियर में क्या होता है, कॉर्टिकल सेल के एयर स्पेसेस में ये वृद्धि करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये वाला जो एसोसिएशन है, ये वाला जो एसोसिएशन है, ये हाइफी सेल जो है कॉइल फॉर्म में वृद्धि करते हैं और ये कॉर्टिकल सेल के एयर लॉन्गिट्यूडिनल एयर स्पेसेस प्लांट की रूट कॉर्टेक्स में नहीं पाए जाते हैं और इस प्रकार के हाइफी जो है अर्बस्क्यूल्स कहलाते हैं। मतलब कॉर्टिकल सेल के अंदर वृद्धि करते हैं, तो ये कहलाते हैं। और ये अर्बस्क्यूल्स जो है वो ब्रांच्ड हॉस्टूरिया होते हैं और रूट की कॉर्टिकल सेल के अंदर पाए जाते हैं और एक छोटे वृक्ष के समान दिखाई देते हैं। इनका निर्माण जो होता है हाइफी के लगातार डाइकोटेमस ब्रांचिंग के द्वारा, मतलब द्विभाजी हाइफी की लगातार द्विभाजी शाखन के द्वारा होता है और ये हाइफी की विड्थ में रिडक्शन के द्वारा होता है। तो अर्बस्क्यूल्स का बनना रूट के संक्रमण के 2 दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाता है और ये जो अंतरकोशिकी कवक तंतु जो है जड़ के अक्ष के समानांतर वृद्धि करते हैं और कॉर्टिकल सेल के अंदर इस तरह से अर्बस्क्यूल्स बनाते हैं। और अब ये अर्बस्क्यूल्स बनने के बाद, इसके कुछ समय के बाद इनके अंदर जीर्णता प्रारंभ हो जब वेसिकल्स का बनना, अर्बस्क्यूल्स के बनने के बाद ही वेसिकल्स का बनना प्रारंभ होता है, तब इन अर्बस्क्यूल्स में इनका डाइजेशन स्टेज आ जाती है या कह लो कि इनके अंदर जीर्णता आ जाती है। तो जिससे अर्बस्क्यूल्स क्या होगा, विघटित हो जाता है और ग्रेनुलर मास बना लेते हैं। ग्रेनुलर मास बनने से अर्बस्क्यूल्स जो है वो एक हॉस्टूरिया के समान अंग माना गया है। रस्ट तथा मिल्ड्यूस फंजाई के अंदर इस तरह की स्थिति हमको देखी जाती है। और दूसरी ओर जो हाइफी की टिप्स के फूलने से जो वेसिकल्स बनती हैं, जो अंतर और अंतराकोशिकीय हो सकती है, ये वाम से संक्रमित मूल तंत्र में बाहर से कोई भी आकारिकी परिवर्तन इनमें नहीं दिखाई देता है। वेसिकल्स जो है वो, वेसिकल्स का जो निर्माण है वो स्टोरेज प्रोडक्ट के एक्यूमुलेशन के बाद होता है और अर्बस्क्यूल्स के बनने के बाद ही वेसिकल का बनना प्रारंभ हो जाता है। और ये जो वेसिकल्स हैं, ये हाइफी की स्वेलिंग, रूट कॉर्टेक्स में हाइफी की स्वेलिंग के रूप में पाए जाते हैं और इनमें लिपिड और साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये इंटर या इंट्रासेलुलर हो सकते हैं। और पुरानी जड़ों में ये थिक वॉल बनाते हैं और प्रोपेग्यूल्स का कार्य करते हैं। अब ये जो है वेसिकल्स जो है नवजात के अंदर पतली भित्ति तथा एक समान जीवद्रव्य वाले होते हैं और वेसिकल मुख्य रूप से 2 कार्य के लिए माने गए हैं, एक संग्रहण के लिए और एक प्रजनन के लिए। अभी हाल ही में ये समझा जाता था कि अर्बस्क्यूल्स जो है वो पोषक में पाचन द्वारा पोषकों का स्थानांतरण कवक से सहजीवी में तथा सहजीवी से कवक में करते हैं। कॉक्स और प्रिंकर के द्वारा किए गए शोध कार्य, जो उन्होंने कंप्यूटर विश्लेषण तथा ई माइक्रोग्राफ के अध्ययन के द्वारा बताया, कि उससे स्पष्ट हुआ है
कि जीवित फंगस जो है उनकी उपस्थिति तथा उसके द्वारा ही पोषकों के स्थानांतरण की क्रियाविधि पूर्ण हो सकती है। और उनकी गणना से यह संकेत भी मिले हैं कि आर्बस्क्यूल्स की जो औसत उम्र है वो 4 दिन की होती है और इसके पश्चात पोषक के द्वारा उसका पाचन कर दिया जाता है। मतलब जो हम जीर्णता कह रहे हैं या कह लो कि डाइजेशन, वो हो जाता है। और पोषकों का स्थानांतरण जो केवल जीवित झिल्ली द्वारा ही संभव होता है। तो यह कवक के पोषक के भीतर उपस्थित जीवित भागों के द्वारा ही हो सकता है। वाम कवक मृदा में बीजाणुओं द्वारा या अन्य वर्धी भागों के रूप में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और कुछ बीजाणु पोषक पादपों की अनुपस्थिति में मृदा में ही अंकुरित हो जाते हैं और इस प्रकार अंकुरित हुए कवक कुछ महीने तक इस प्रकार ये जड़ों में प्रवेश करते हैं और उसे संक्रमित करके कॉलोनाइज करने की क्षमता रखते हैं। गीगास्पोरा, कैलोस्पोरा के बीजाणु उच्च तापक्रम पर भी अंकुरित हो सकते हैं और गर्मी के मौसम में ये बेमौसम का लाभ उठाकर 1 वर्षीय पादपों के सीडलिंग को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। ये कवक तंतु के रूप में सूखी मृदा में भी जीवित रह सकते हैं तथा अकाल विधियों में जब पोषक पादप की वृद्धि बहुत लघुकाल के लिए होती है, जिसमें बीजाणुओं का निर्माण संभव नहीं हो पाता है, तब भी यह कवक तंतु के रूप में मृदा में जीवित रह सकते हैं। अब पादप वृद्धि पर प्रभाव क्या होता है? तो वाम का पादप वृद्धि पे क्या प्रभाव होता है? तो सभी पोषकों का जिनका वाम के संदर्भ में अध्ययन किया गया है, सर्वाधिक महत्व यह है कि फॉस्फेट ग्रहण करने की क्षमता को दिया गया है और फॉस्फेट एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है। इसकी कमी से पादप वृद्धि बुरी तरह से प्रभावित होती है। मृदा में फॉस्फेट का वितरण असामान्य होता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न होने से फॉस्फेट की स्थानीय कमी बन जाती है। फास्फोरस का अधिकांश भाग मृदा में लवणीय रूप में उपस्थित होता है, अतः इसका तुरंत आदान प्रदान संभव नहीं होता है। यह मृदा के सॉल्यूशन में उपस्थित आयनों से लेन देन के लिए सुलभ नहीं होता है। माइकोराइजा, ये जो वाम बन जाते हैं, इनके बनने से जड़ तथा उसके संपर्क में उपस्थित साइटोप्लाज्म की मात्रा पहुंचती और साइटोप्लाज्म की मात्रा के अनुपात में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्षेत्र में आर्बस्क्यूलस का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, जो फॉस्फेट के अवशोषण की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देता है। जब पोषक का कॉर्टेक्स सहजीवी कवक के सघन रूप से निविहित रहता है, तब उसमें फिजियोलॉजिकल तथा मेटाबॉलिक क्रियाएं बहुत तीव्रता से चलती हैं। प्रयोगों द्वारा भी यह सिद्ध हुआ है कि इस प्रकार की जड़ों के द्वारा फॉस्फेट के अवशोषण में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। यदि कवक अनुपस्थित है तो यह क्रिया नगण्य के लगभग पहुंच जाती है। जड़ों में कवकों की उपस्थिति से उनके पादप स्रोत जो हैं वो फॉस्फेट प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं या फिर पादप के लिए अनुपलब्ध होते हैं। जैसे रॉक फॉस्फेट जड़ों में माइकोराइजा की अधिक उपक्षेत्र में पादपों में देखी गई है और वहाँ मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो पोषक तत्वों से भरपूर मृदा में बनने वाले वाम तुलनात्मक रूप से कम सशक्त होते हैं और ऐसा देखा गया है कि प्रयोगों द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि जड़ों में कवक का संबंध अर्थात वाम कवक की उपस्थिति तथा वृद्धि उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ विघटित जड़ों के अंश तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। या फिर कवक मृतोपजीवी के रूप में पदार्थों पर जीवित रह सकती है। मक्का के पादपों को जब ग्लोमस प्रजाति के कवक की 4 प्रजातियों से प्रयोग किए गए तो अवलोकन किया गया कि पादप में वृद्धि अधिक होती है तथा मक्का के पादप अपने जीवन काल को अन्य पादपों की तुलना में अधिक बीजाणु उत्पन्न करता है। प्रत्येक कवक जिनकी उपयोग वाम उत्पन्न करने के लिए किया गया है,
मक्का पर अधिक वृद्धि होती है। तो कृत्रिम रूप से माइकोराइज़ा उत्पन्न करने के लिए, इसकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए मक्का के पादपों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये वाम का निर्माण होता है पादपों में, या फिर हम आर्टिफिशियल रूप से यदि हमको ज़रूरत लगती है तब हम उसका निर्माण पौधों में करा सकते हैं। फॉस्फेट जो एक मिनरल है जो पृथ्वी की गहराइयों में, भूमि की मृदा की गहराइयों में पाया जाता है और उसका अवशोषण इनके द्वारा होता है। अब पादप रोग पर वाम का प्रकोप किस तरह से होता है? तो विभिन्न रोग कारक मृदोड, विशेषकर विल्टस तथा रोट उत्पन्न करने वाले कवक पर मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का, जो राइजोस्फीयर या जड़ों के आसपास के क्षेत्रों में उपस्थित रहते हैं, मृदोड रोग जिनको प्रभावित करते हैं। वार्म कॉलोनाइजेशन से राइजोस्फीयर के वातावरण को परिवर्तित कर देती है और जिससे रोग कारकों को हानि होती है। इसके द्वारा उत्पन्न रोगों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। और प्रयोगों द्वारा भी यह सिद्ध हुआ है कि मृदा पर्यावरण के परिवर्तन से मृदा में उपस्थित जल तथा पोषक तत्वों के स्तर में परिवर्तन आता है। वाम की उपस्थिति से जो रोगजनक के विकास तथा वृद्धि को प्रभावित करता है, ऐसी जड़ें जिनमें वाम उपस्थित होता है रोग कारक के आक्रमण के लिए कम सुग्राही होती हैं। और वाम की उपस्थिति से पोषक का मेटाबॉलिज्म परिवर्तित हो जाता है, जिससे पोषक की रोग के प्रति प्रतिरोधकता में परिवर्तन आता है। माइकोराइज़ा की उपस्थिति से पोषक पादपों में आकारिकी तथा शारीरिक क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनमें कुछ पोषक की प्रतिरोधकता या सुग्राहिता को प्रभावित करते हैं। माइकोराइज़ा की उपस्थिति से यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि पोषक की कोशिका वृद्धि में लिग्निन तथा पॉलीसेकेराइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और वाम की उपस्थिति से पोषक पादपों का संवहन तंत्र अधिक मजबूत हो जाता है, जिससे पोषकों का संचरण बढ़ जाता है। पादप में अधिक यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होती है जो रोगजनक की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती है। और प्रयोगों द्वारा भी देखा गया है कि मृदीय परिस्थितियां जो वाम के उपयुक्त होती हैं और वे रोग कारक के लिए अनुपयुक्त होती हैं। जैसे वाम तथा पेस्टिसाइड पोषक की शरीर क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उसके राइजोस्फीयर के सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करते हैं। पेस्टिसाइड का प्रभाव उन सूक्ष्म जीवों पर भी पड़ता है जिन्हें निशाना न बनाकर प्रयोग किया गया हो। पोषक की शरीर क्रिया में परिवर्तन से जड़ की सतह तथा उसके पर्यावरण में निकलने वाले रासायनिक पदार्थों की मात्रा व गुण का प्रभाव पड़ता है। नाशकों के प्रयोग से जड़ों के आसपास के क्षेत्र का पर्यावरण परिवर्तित होता है। इससे रोगजनक तथा वाम कवक दोनों प्रभावित होते हैं तथा जड़ों से निकलने वाले स्रावों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से पिछले कुछ दशकों से यह प्रमाणित हुआ है कि वाम सहसंबंध पोषक पादपों को विभिन्न रूपों से लाभ पहुंचाता है। इस सहसंबंध में पोषक पादपों की भूमिका को स्पष्ट रूप से अभी नहीं समझा जा सका है। इस सहसंबंध में स्वयं पोषी पादप बहुत से कार्बोहाइड्रेट मुक्त करते हैं, जिनका संचय विषम पोषी के द्वारा कर लिया जाता है और ये पदार्थ अधिकांश रूप से जटिल शर्कराओं के रूप में होते हैं, जिनका उपापचय स्वयं पोषी पादपों के द्वारा संभव नहीं होता है। वाम कवकों के उचित प्रभेदों का चयन करके इस तकनीकी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जा सकता है। सहजीवी की उपस्थिति से फॉस्फेट का अवशोषण तथा स्थानांतरण करने में पोषक पादप अधिक सक्षम हो जाता है। माइकोराइज़ा की उपस्थिति से पोषक पादप की पोषण ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का उपयोग हो सकता है। तो कृषि में ऊर्जा बढ़ाने तथा महंगे खादों का उपयोग को कम करके वाम तकनीकी का विकास और उसके उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि फसल उचित पादप की उचित ग्रोथ हो सके और उचित फसल प्राप्त की जा सके। धन्यवाद।